जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी और जो हमारा पहला ही चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो आज का जो लेक्चर होगा इस चैप्टर पे होगा और इस चैप्टर में शुरू करने से पहले कुछ शब्दावली हैं, टर्मिनोलॉजी, जिसको हम लोगों को समझना होगा। बगैर उन सभी चीजों को समझे हम लोग इस चैप्टर को पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उन सभी शब्दों को समझ लेते हैं, क्या बेसिक है चीजें। तो पहला ही एक शब्द यहां पर देखिए हमने लिख रखा है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कहने का मतलब समझिए, एक जीव जो होता है उसके जीवन में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। उस सभी जीवन की सभी अवस्थाएं ही लाइफ साइकिल कहलाती हैं। जीवन चक्र इसको हिंदी में कहते हैं। जीवन की सभी अवस्थाएं ही जीवन चक्र कहलाता है। जैसे एक बात समझिए, कोई अगर जीव होगा उसका सबसे पहले देखिए जन्म होगा, बर्थ होगा, और बर्थ होने के बाद उस जीव के अंदर एक चीज देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर ग्रोथ होगा। जब ग्रोथ होता है, देखिए जन्म हुआ, फिर वो जीव धीरे धीरे क्या करने लगता है, बड़ा होने लगता है। अवस्थाएं हमेशा क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। तो जीवन में जो जीव की अवस्थाएं बदलती हैं वही तो जीवन चक्र है। जन्म हुआ, फिर ग्रोथ हुआ। जब जीव ग्रोथ करता है तो एक समय के बाद उसके जीवन में एक मेच्योरिटी आ जाती है। मेच्योरिटी कहने का मतलब कि जीव परिपक्व अवस्था में आता है। परिपक्व अवस्था कहने का मतलब यह होता है कि जीव इस समय सबसे अधिक सोचने समझने में विकसित हो जाता है। उसके सोचने समझने की क्षमता सबसे बेटर होगी और इसके साथ साथ जीव के अंदर जनन करने की क्षमता सबसे बेटर इसी कंडीशन में होती है। तो आप एक ये भी चीज जानते रहिए, जब जीव एक परिपक्व अवस्था में आता है तब उसके अंदर जनन करने की क्षमता सबसे बेहतरीन होती है। जब जीव परिपक्व होता है तो मेच्योरिटी के बाद देखिए जीव एक ओल्ड अवस्था में एंट्री करता है। हर जीव, जैसे मेरा जन्म हुआ, मैं वृद्धि किया, फिर मैं मेच्योर हो जाऊंगा एक समय के बाद, फिर उस मेच्योरिटी के बाद हमारे जीवन जो है ओल्ड अवस्था की तरफ प्रवेश करेगा। उसके बाद जब हम वृद्ध होंगे तब उसके बाद एक दिन ऐसा भी कंडीशन आएगा जब हमारा डेथ हो जाता है। तो यही देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ही तो जीवन है। तो जो जीवन होता है, जीवन में जीव की जितनी अवस्थाएं होती हैं, मतलब अनेक प्रकार की अवस्थाओं का क्रम ही जीवन चक्र कहलाता है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। प्रत्येक जीव का जो जीवन होता है अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, वही अवस्था क्या कहलाती है, जीवन चक्र कहलाती है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, जन्म होगा, वृद्धि होगी, मेच्योर होगा, फिर ओल्ड होगा, फिर इसके बाद जीव की मृत्यु हो जाती है। यहां तक बात आपको समझ में आई। दूसरा हमने एक वर्ड लिख रखा है लाइफ स्पान। इसका हिंदी होता है जीवन काल। जीवन काल कहने का मतलब यह होता है कि कोई एक जीव है, वह टोटल कितने समय तक जीवित रहता है, यह जो टोटल कितने समय तक जीवित होगा वह जीव, वह समय क्या कहलाता है आपका, लाइफ स्पान। जैसे सपोज करिए हम एक व्यक्ति को मान लेते हैं कि एक लड़के का जन्म हुआ और जन्म आज हुआ और वो मर रहा है 60 साल की उम्र में। तो इसका टोटल जीवन काल कितना होगा, 60 साल। मतलब कहने का यह हुआ कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव एक निश्चित समय सीमा तक जीवित रहता है। तो जो जीव जितने समय तक जीवित रहता है उस जीव का वही जीवन काल कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी यह भी आपको, कि इस पृथ्वी पर सभी जीवों का जीवन जीने का समय लगभग एक फिक्स होता है कि लगभग उतने साल तक जीवित रहेगा। तो उसी को हम लोग लाइफ स्पान कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक जीवित रहता है, वही उसका जीवन काल होता है। जैसे एक जीव है, कोई मान लीजिए जो 100 साल जीवित रहा, तो उसका जीवन काल क्या होगा, 100 साल होगा। अगर 200 साल जीवित रहता है तो उसका जीवन काल 200 साल होगा। इसी तरह से कुछ एनसीईआरटी की किताब में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो जीव हैं और उनके जीवन काल को बताया गया कि लगभग कितने साल तक ये जीवित रहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए एलिफेंट, हाथी। हाथी जो है लगभग कितने साल तक जीवित रहेगा, 75 साल तक। अब एक बात को समझिए, यहाँ पे जो डाटा लिखा गया है इसको इस तरह से मत समझिए कि एक हाथी अगर आज पैदा हुआ और कल मर गया तो सभी हाथी तो 75 साल जीवित नहीं रहती हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए,
जो हाथी कल मरेगा उसका जीवन काल 1 दिन तो होगा, तो हर जीव का जीवन काल होता है। लेकिन यहाँ पे जो डाटा लिखा गया है, ये डाटा लिखा गया है कि लगभग इतने समय तक प्रत्येक हाथी जीवित रह सकता है। अब कुछ हाथी किसी कारणवश पहले मर सकती है, कुछ लेट मर सकता है, तो उन घटनाओं को इसमें मतलब माना नहीं जाएगा। यहाँ पे जो भी डाटा आपको दिया जा रहा है वो सब के डाटा जो दिए गए हैं, लगभग मानिए 100 हाथी अगर है तो 100 हाथी में से 50 हाथी कितने समय तक जीवित रहती है, तो लगभग आप देखेंगे 100 में से ऐसी 50 हाथी होंगी जो लगभग 75 साल तक जीवित रहेंगी। तो यह अनुमान लगा लिया गया कि लगभग हाथी का जो जीवन काल होता है वो 75 साल तक होता है। इस डाटा के आधार से जीवन काल को लिखा गया है। अब नहीं मानेंगे कि इसे कौन हाथी ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा खाना पीना खा करके अपने जीवन काल को थोड़ा सा बदल सकती हैं, 75 जगह 85 तक जीवित रह सकती है, लेकिन सभी तो नहीं रह सकती हैं। तो 50% डाटा के आधार से सब कुछ डाटा लिखा गया है कि 50% जो जीव होंगे लगभग इतने समय तक जीवित रहेंगे। तो हाथी का समझ में आ गया। हाथी के बारे में कुछ फैक्ट समझिए। इस पृथ्वी पर हाथी जो है जमीन पर सबसे बड़ा जंतु है। तो स्थल का अगर सबसे बड़ा जंतु पूछा जाए आपसे कौन है, तो उसका उत्तर होगा हाथी। हाथी जो होता है, चलिए हम लोग हाथी के कुछ संबंधित बात को जानते हैं। जैसे हाथी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा जंतु है जो स्थल पर पाया जाता है। तो सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन है? हाथी। एक फैक्ट और हाथी से समझिए, जो हाथी होता है इसके अंदर सबसे स्लो रिप्रोडक्शन होता है। सबसे स्लो मतलब जनन करने का जो दर होता है जो हाथी के अंदर, यह सबसे स्लो है। इससे स्लो कोई भी जीव इस पृथ्वी पर रिप्रोडक्शन नहीं करता है। मतलब सबसे स्लो ढंग से अपने बच्चा पैदा करने की इसके अंदर प्रक्रिया पाई जाती है। मतलब काफी समय लग जाता है एक हाथी में। तो सबसे स्लो जंतु यही है। दूसरा एक चीज समझिए, डॉग हमने लिखा, डॉग लगभग कितना साल तक जीवित रहेगा? लगभग 16 साल तक। आजकल कुछ नए वैरायटी के डॉग आ गए हैं जो लगभग 16 साल से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। वे डॉग जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब उनके अंदर जीन में कुछ चेंजिंग कर दिया गया है, उनके डीएनए में चेंजिंग कर दिया गया है, जिस वजह से उनका जीवन काल थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो लगभग, लेकिन एनसीईआरटी डाटा के आधार से आप देखें तो इसमें 16 साल दिया है, तो उसको 16 आप याद रखिए। कुत्ता लगभग 16 साल तक जीवित रह सकता है। कुत्ते के बारे में एक फैक्ट समझिए, कुत्ता इस पृथ्वी पर पहला ऐसा जंतु है जिसे मनुष्य का जब विकास हुआ तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को ही पाला था। पहले ही एक फैक्ट याद रखिएगा कि मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला सबसे पहला जंतु कुत्ता है, और कुत्ता काफी वफादार भी होता है। ये सब तो आप जानते ही ऑलरेडी हैं। दूसरा चीज समझिए, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। तितली जो होता है इसका जो जीवन काल है लगभग 1 से लेकर के 2 सप्ताह तक है। तो यह 1 से लेकर के 2 सप्ताह तक जीवित रहती है, इसके बाद इसका जीवन खत्म हो जाता है। दूसरी बात समझिए, हमने यहाँ पे क्रो लिखा है, कौवा। कौवा जो देखिए लगभग 16 साल तक यह कौवा जीवित रहेगा। और अच्छा, कौवे के बारे में नई फैक्ट समझिए, कौवा काला ही होता है या और अन्य कलर का भी हो सकता है? और अन्य कलर का भी हो सकता है। अन्य कलर का हो सकता है। वो अन्य कलर समझिए, हिंदुस्तान में जो कौवा प्रेजेंट है वो लगभग काला वाला ही है, लेकिन वर्मा एक देश है जहां के कौवे व्हाइट कलर के होते हैं। तो सब कौवा सफेद ही होता है, लेकिन वो भारत में नहीं पाए जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई। दूसरी चीज समझिए, गाय। जो गाय है काऊ, इसका जीवन काल लगभग कितना है? 27 वर्ष है। ठीक, हिंदुस्तान में गाय को लेकर के हमेशा किसी न किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी चलती रहती है। दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां से सबसे अधिक गाय का मांस जो है सप्लाई किया जाता है विदेशों में, वो भारत है। भारत में सबसे अधिक गायों के मीट की सप्लाई करने वाला देश भारत है हमारा। सबसे अधिक सोचिए, हम लोग गाय का मीट सप्लाई करते हैं। दूसरा चीज समझिए, पैरट। तोता जो है काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसका जो जीवन काल है लगभग 140 वर्ष है। तो ये तो हम लोगों से भी ज्यादा जीवित रह सकता है। मनुष्य का जो जीवन काल है कितना है? लगभग, अगर मनुष्य का आप देखेंगे तो मनुष्य लगभग 70 साल तक, मान लीजिए 70 से लेकर के 80 वर्ष तक जीवित रह सकता है मनुष्य। कुछ जगह के लोगों को छोड़ दीजिए, जैसे जापान के जो लोग हैं, जापानीज लोग जो हैं, उनका जीवन काल लगभग 120 साल आराम से रहता है। 120 साल। वहां के लोगों का थोड़ा सा खाना
अलग है और वहां की जो जलवायु है वो भी अलग है। तो जब पर्यावरण आपका शुद्ध होगा और भोजन बेहतर होगा तो आपका जीवन काल थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो वहां के लोगों का तो आराम से वो लोग 120 साल तक जी लेते हैं। हमारे यहाँ 60, 70, 80 साल तक आदमी जीवित रहता है। इतने में तो 2 जन्म ले लेगा जितने में एक जापानी जिएगा। ठीक, अगली बात समझिए जो है पैरट, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। मगरमच्छ जो होता है यह लगभग 60 वर्ष तक जीवित रहता है। एक मगरमच्छ से एक फैक्ट समझिए, मगरमच्छ जो होता है यह कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहने का मतलब ऐसा जंतु जिसके रुधिर का तापमान फिक्स नहीं होता है, वायुमंडल तथा पर्यावरण के आधार से हमेशा तापमान बदलता रहे, उसे हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो इसका जो रुधिर होता है ठंडी में ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म हो जाता है। तो ये ऐसे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य जो होता है इसका ब्लड कभी भी ठंडा नहीं होता है और न ही जरूरत से ज्यादा गर्म होता है। हम लोग हॉट ब्लडेड के कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जितने हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं बुखार केवल उन्हीं को हो सकता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बुखार नहीं हो सकता। अगर होगा तो हम पता भी नहीं कर पाएंगे कि इसको बुखार हुआ है। दूसरी बात समझिए, पैरट के बारे में कुछ फैक्ट नहीं बताया, इसका समझिए एक बात पैरट के बारे में। पैरट जो होता है तोता, इसकी IQ लेवल काफी बेटर होता है। इसे आप कुछ अगर सिखाएंगे तो अन्य जंतुओं की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी सीख लेता है। लेकिन चैंपियंजी से कंपेयर मत कर दीजिएगा, चैंपियंजी जो है वो हम लोगों से काफी ज्यादा मैच करता है, तो उसके अंदर तो काफी ज्यादा IQ लेवल बेटर है। लेकिन पक्षियों में अगर आप देखेंगे तो सबसे बेटर IQ लेवल तोते का ही है। यह सबसे आसानी से किसी चीज को सीख सकता है। दूसरी चीज समझिए, हॉर्स। हॉर्स लगभग 50 साल तक जीवित रहता है। तो घोड़े का जो जीवन काल होता है ये लगभग 50 साल होता है। एक घोड़ा 50 साल तक जीवित रह सकता है। घोड़े से संबंधित एक फैक्ट समझिए, इस पृथ्वी पर घोड़ा इकलौता ऐसा जंतु है जिसका सबसे अधिक कीमत होता है। मतलब इस पृथ्वी पर बिकने वाला जो जंतु है, सबसे महंगा जंतु घोड़ा ही है। वो भी जो रेस के घोड़े होते हैं, जो रेस के लिए स्पेशली लिए जाते हैं, वो घोड़े सबसे महंगे होते हैं। तो इस पृथ्वी पे सबसे महंगा जंतु घोड़ा ही है। दूसरा चीज समझिए, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक मधुमक्खी होती है जो जेनेटिक में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम लोग क्लास 12 में अनुवांशिकता पढ़ेंगे जेनेटिक, तो वहां पे ड्रोसोफिला का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अधिकतर एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर किए गए हैं। तो अभी इसको याद रखिएगा, ड्रोसोफिला लगभग 30 साल तक जीवित रहती है और यह एक्सपेरिमेंट के लिए काफी उपयोगी जंतु है। दूसरा समझिए, कछुआ। जो कछुआ होता है, कछुए का जो जीवन काल है यह लगभग 250 साल तक जीवित रहता है। कछुए के बारे में एक फैक्ट समझिए, कछुआ इस पृथ्वी पर से खत्म होने वाला है कुछ दिन बाद। अगर जिस तरह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, अगर इसी तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन कछुआ पूरा पृथ्वी पर से गायब हो जाएगा। इस पृथ्वी पर एक भी कछुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस कछुए के बारे में विस्तार से, यह कछुआ क्यों खत्म हो जाएगा, जब हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन बस यहाँ इतना जानिए कि कछुआ खत्म होने वाला है, कुछ दिन में ही खत्म हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगली चीज समझिए, हमने राइस के बारे में बताया। धान जो है लगभग 3 से लेकर के 4 महीने तक ये जीवित रहता है। मतलब इसका जो जीवन काल है 3-4 महीना होता है। जो गेहूं होता है, गेहूं भी लगभग 3-4 महीने तक ही जीवित रहता है। गेहूं से एक फैक्ट समझिए, गेहूं पैदा करने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है, रसिया जो है प्रथम नंबर पर आता है। तो गेहूं पैदा करने के मामले में हमारा देश दूसरे नंबर पर है। दूसरी चीज समझिए, रोज, गुलाब। गुलाब का जो जीवन काल होता है ये लगभग 7 साल तक जीवित रहता है। बनाना हमने यहाँ लिखा है, केला लगभग 25 साल तक जीवित रहता है। फिर यहाँ पर लिखा है बनियान ट्री, मतलब बरगद का वृक्ष। जो बरगद का वृक्ष होता है उसके अंदर उसका जो जीवन काल होता है लगभग 200 वर्ष तक होता है। इसके बाद देखिए हमने लिखा है पीपल का जो जीवन काल होता है लगभग 2000 साल होता है। तो आप ये पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। इससे एक बात समझ पाए हम लोग कि इस पृथ्वी पे इतने प्रकार के जीव हैं, सबका जीवन काल अलग अलग है। तो सब अब यहां तक बात समझ में आ गया आजाद। चलिए अब अगली कहानी समझते हैं, इस चैप्टर की बात पूरी। इस चैप्टर का नाम था ऐसा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म।
तो हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक, तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझिए, कोई एक जीव हो, ठीक, जैसे मानिए एक जीव है ए, तो इसका बच्चा क्या होगा, ए ही होगा, यही होगा ना। किसी जीव द्वारा अपने जैसे ही बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे ए द्वारा ए ही पैदा हो सकता है, दूसरा नहीं। अगर मानिए कोई एक जीव है जो बी है, तो उसका बच्चा क्या होगा, बी होगा। बात समझ आई नहीं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए, काऊ, ठीक, अगर गाय है तो गाय का बच्चा क्या होगा, काऊ ही होगा कि नहीं, गाय का बच्चा गाय होगा, न कि हाथी हो जाए। हाथी का बच्चा क्या होगा, हाथी होगा। तो एक चीज ये समझ में आया कि जो जंतु होता है उसका बच्चा क्या होता है, वही होता है। बात समझ आई। देखिए, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, ठीक, जो भी जंतु होगा उसका बच्चा क्या होगा, मतलब वही होगा। जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हमारा बच्चा क्या होगा, देखिए मनुष्य का बच्चा क्या है, ह्यूमंस में लिख रहा हूं, यश, ठीक, तो मनुष्य का बच्चा क्या होगा, मनुष्य होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मनुष्य का बच्चा गधा हो जाए, ऐसा हो सकता है। मनुष्य का बच्चा गधा नस्ल का हो सकता है, लेकिन गधा बॉडी से नहीं होगा। बात सुना, गधे नस्ल का हो सकता है। अब गधे का बच्चा क्या होगा, मनुष्य होगा। ठीक, गधे का बच्चा भी क्या होगा, गधा ही होगा, मनुष्य नहीं हो सकता है। बात समझ में आई नहीं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि बांस के जरिए बांस में जामेगा, जो चीज होगा वही पैदा होगा। बात समझ में आई नहीं, यही चीज है। लेकिन एक बात समझिए, जैसे बंदर का बच्चा क्या होगा, बंदर होगा कि नहीं। मंकी का बच्चा क्या होगा, मंकी ही होगा। लेकिन हम लोग क्लास 12 में कहानी पढ़ेंगे, जैव विकास, उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि हम लोग बंदरों से विकसित हुए हैं। मतलब कि अगर हमेशा बंदर का बच्चा बंदर होता है तो बंदर से मनुष्य कैसे हुआ। तो एक कंडीशन यहां थोड़ा सा आता है, जनन के दौरान कभी काल हो जाता है उत्परिवर्तन। किसी एक जीव से किसी दूसरे जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसमें अचानक कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और एक नई जाति का विकास हो जाता है। तो ऐसे ही मानिए बहुत सारे बंदर रहे होंगे, उसमें कुछ चेंजिंग हुआ, तो कुछ तो बंदर ही रह गए और कुछ क्या हो गए, मनुष्य बन गए। तो ये कहानी समझ में आया। मतलब जीव के अंदर जनन के दौरान कभी काल क्या हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। उस परिवर्तन से जो जीव है वो उसी जीव से एक दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है, मतलब एक नई जाति बन जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन हम लोग जेनेटिक में पढ़ेंगे बाकायदे, और आनुवांशिकता जैव विकास में उत्परिवर्तन के जरिए ही नए जीवों का विकास हो पाता है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जन्म किसे कहते हैं। किसी जीव द्वारा अपने जैसे ही नए बच्चे को, नए जीव को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब दूसरी बात समझिए, जनन के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैरेक्टर चला जाता है, लक्षण चला जाता है। जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर जो लक्षण है मेरे मम्मी पापा का है, तो ये जो चीजें आई कैसे, वो चीजें आती हैं जेनेटिक मटेरियल के जरिए। यहां पर हमने लिखा है जेनेटिक मटेरियल, मतलब जब जनन होता है तो जनन के दौरान ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण चले जाते हैं। और जब आनुवांशिक लक्षण जाता है तो उस समय हम लोगों के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण को लेके जाने वाला है उसका नाम है डीएनए। डीएनए जो होता है यह हम लोगों का आनुवांशिक पदार्थ है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को लेकर के जाता है। इस पृथ्वी पे जितने भी आप बड़े जीव देख रहे हैं वो सभी के सभी बड़े जीव जो होते हैं उनके अंदर उनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। और कुछ ऐसे अपवाद हैं, जैसे देखिए वायरस के अंदर आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ का काम। तो देखिए कुछ ऐसे वायरस भी देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए पाया जाता है। तो ये बात क्लियर हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए भी है और आरएनए भी है, लेकिन आरएनए सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। यह आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है सिर्फ तो वायरस में। एक दूसरा चीज समझिए, इस पृथ्वी पर एक और चीज है जिसका नाम है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसका प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। मतलब इस प्रियॉन्स का जो शरीर है सिर्फ प्रोटीन का बना होता है और इसका आनुवांशिक पदार्थ का काम जो होता है प्रोटीन ही करता है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ के रूप में हमारे पास कुल टोटल 3 पदार्थ हैं। एक होता है हमारा डीएनए, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक है प्रोटीन। ये तीन के तीनों आनुवांशिक पदार्थ के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सभी बड़े जीवों में केवल डीएनए होता है, कुछ वायरस में आरएनए होता है, और सिर्फ इकलौता हमने बताया प्रियॉन जिसके अंदर प्रोटीन भी उसका आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। तो ये हो गया, आपको जनन समझ में आ गया। और जनन के दौरान अगली पीढ़ी में लक्षण को लेकर जाने वाले चीज के ऊपर भी चर्चा हो गई। अब सवाल ये आता है कि हम लोग जनन करते क्यों हैं? इस पृथ्वी पर सभी जीव जनन कर रहे हैं, तो सभी जीवों का जनन करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो यहां आपने लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक, क्यों हर जीव जनन कर रहा है? अगर जनन न करे तो क्या होगा? जनन करना क्यों जरूरी है? तो ये समझिए, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। अगर देखिए, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा हुआ तब से आज तक मनुष्य पाया जा रहा है। ये लगातार मनुष्य का होना जनन के जरिए ही संभव हो पाया है। यदि मनुष्य जनन करना बंद कर दे तो इस पृथ्वी पर से मनुष्य का अस्तित्व कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएगा। लगभग 100 या 200 वर्ष तक जाते जाते मनुष्य खत्म हो जाएगा। तो इस पृथ्वी पे जो जाति का निरंतरता आप देख रहे हैं, लगातार हर जाति का अस्तित्व बना है, वो जनन के जरिए ही संभव हो पाया है। दूसरी बात समझिए कि हमने लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, जनन जब ज्यादा जीव करेगा तो उस जीव की संख्या में वृद्धि आ जाती है। जैसे अभी हम लोग भारतीय बड़ी मेहनत करके भारत को नंबर 1 पे ला दिए जनसंख्या के मामले में। हमारे देश में लोगों को समझाया गया बार बार कि जनसंख्या कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करते करते हम लोग जनसंख्या दुनिया में नंबर 1 पे आ गए। तो हम लोग कंट्रोल ऐसा कर लिए। वही टाइटेनिक वाली कहानी है हम लोगों की। जैसे जब तक टाइटेनिक, सपोज करिए, जब पायलट टाइटेनिक का देख रहा है कि पर्वत यहाँ है, टाइटेनिक की स्पीड इतना तेज हो चुकी थी कि जब तक इसको मोड़ते तब तक टाइटेनिक जाके लड़ गई। तो सेम कंडीशन हमारे यहाँ का है। जब तक हमारे यहाँ के लोग समझें कि जनसंख्या को रोकना बहुत जरूरी है, तब तक हम लोग नंबर 1 पर आ गए। तो सेम कहानी टाइटेनिक से मैच कर रही है। जब तक टाइटेनिक समझती तब तक टाइटेनिक लड़ गई, जब तक हम समझते तब तक हम लोग क्रॉस कर गए, नंबर 1 पे आ गए। तो जनसंख्या वृद्धि में जनन ही योगदान देता है। दूसरी बात समझिए, वेरिएशन, विभिन्नताएं। प्रत्येक जीव में जो विभिन्नताएं आप देख रहे हैं, इस पृथ्वी पर इतने मनुष्य हैं, सभी लोगों का जेनेटिक मटेरियल अलग है, सभी लोगों का रंग रूप स्वभाव सब कुछ अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि जनन के जरिए प्रत्येक जीव में अंतर आता है, विभिन्नताएं आती हैं। तो यह भी एक कारण है जनन करने का। दूसरा चीज समझिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। इसका मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर जनन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस वजह से इस पृथ्वी पर जीवन बरकरार है। अगर जनन नहीं होगा तो इस लाइफ जो है, जीवन जो है, इस पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा। तो जनन करने की ये सभी कारण है। नंबर 1 कारण हमने बताया कि जाति बरकरार रहे इस पृथ्वी पर। दूसरा बताया कि अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तीसरा हमने बताया कि विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए भी जनन जरूरी है। और अगला बताया कि जीवन का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बरकरार रहे, इसलिए जनन करना जरूरी होता है। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली जनन के ऊपर देखा है। इसके आगे हम लोग कल अब देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बस करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको इस चैनल पसंद आ गया है तो सब्सक्राइब करिए, मारिए धकाधक लाइक एंड शेयर, और बेल आइकन की घंटी ऐसा दबाइए ना घंटी टूट सूट जाए। ठीक।